हेलो एवरीवन। वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर एक बार हाजिर हैं आपके लिए इंस्टेंट इन्फो लेके। आज का हमारा टॉपिक होगा G7। G7 बहुत दिनों से न्यूज़ में है, इस पे काफ़ी मीम्स बने थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इवन मेंस के लिए भी आपको आंसर राइटिंग में इसके इससे थ्रू थोड़ी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो आज इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन में हम डिस्कस करेंगे G7 के बारे में। मैं आपको इसका एक लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगी जिसको आपको इजीली लर्न करने में सही आसानी हो जाएगी कि कौन कौन सी कंट्री G7 का मेंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि G7 का गठन क्यों हुआ था। देखिए क्या हो रहा था, हमारे पास दुनिया में जो है वो आर्थिक संकट का टाइम पीरियड था 1973, 74, 75। तो इस टाइम पे जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो हमारे पास हो रहे थे, चल रहे थे। इस दौरान जो दुनिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज थी, जो डेवलप्ड कंट्री थी, मतलब उस टाइम पे भी डेवलप ही थी काफी एज कम्पेयर टू इंडिया। तो उन सब ने इकट्ठा हुए 1975 में। तो उनमें से पहले तो 6 कंट्री थी, ठीक है, 6 कंट्री इकट्ठा हुई, तब कनाडा जो था वो पार्ट नहीं था 1975 में। और उन्होंने बोला कि हम इस पे काम करते हैं, जो क्राइसिस हो रहे हैं तो मिलके हम इस पे वर्क करते हैं। तो पहले अपने हितों के लिए ही ये जो थे कंट्रीज मिलके काम करने लगी थी। इनके मतलब मुद्दा, मेन मुद्दा क्या था, वो अपने हितों के बारे में बात करते थे। तो उसमें कनाडा नहीं था। लेकिन अब G7 जो है वो आपको दिख रहे हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, ये सारे जो हैं अब हमारे पास G7 का हिस्सा हैं। 1976 में कनाडा जो है वो भी पार्ट बन गया था अगले ही वर्ष। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि शुरुआत में ये 6 देशों का समूह था, उसके बाद इसमें जो है वो कनाडा भी ऐड हो गया था विद द वेरी नेक्स्ट ईयर। तो ये 7 देशों का समूह बन गया और ये सातों जो इकोनॉमी थी, ये सबसे बड़ी इकोनॉमी थी दुनिया की G7। ठीक है, क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत कम है। अगर देखा जाए तो चाइना जो है वो भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन एज कंपेयर टू अगर आप पॉपुलेशन की बात करेंगे तो इनकी जीडीपी वगैरह बहुत हाई होती है और इनकी आप बोल सकते हो कि इनका टोटल जो है ग्रॉस जो है इनका ज्यादा होता है। दैट्स वाई कि चाइना इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये G7 जो है वो कंट्री हैं जो बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो मुनाफा कमाते हैं और बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल लिस्ट कंट्री हैं ये सारी। ठीक है, अब इसमें जो है भाग लेते हैं जो लोग, वो कौन होते हैं G7 में, जो इनके जो नेशन होते हैं उनके, आप देखो सम्मेलन में भाग लेने वाले जो होते हैं वो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, या तो प्रेसिडेंट होंगे, जो वहां के प्रमुख होंगे वो होंगे, और यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होते हैं। यूरोपियन यूनियन और कमीशन जो है उनके अध्यक्ष भी इसमें शामिल होते हैं। इवन अब ये बाकी कंट्रीज को भी क्या करते हैं, इनविटेशन देते हैं। जैसे मोदी जी को भी बुलाया गया था फ्रांस में, तो अलग अलग कंट्री के भी जो हमारे पास प्रमुख होते हैं उनको बुलाया जाता है इनके G7 सम्मेलन में, क्योंकि अब इनका दायरा जो है वो बढ़ गया है। पहले ये अपने हितों की बात करते थे, अब इनमें ह्यूमन राइट्स आते हैं, इवन ये जस्टिस की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। तो अब इनका दायरा जो है वो बहुत बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। तो ये सब हम देखते हैं कि ये किन चीजों पे ये बात करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि पहले G7 था, फिर G6 था, फिर G7 बना 1976 में, मतलब इसमें ऐड हो गया कनाडा। और फिर बहुत आप देखोगे कि 1998 में यूएस जो है वो भी, सॉरी, रशिया जो है वो भी इसमें ऐड हो गया था, तो ये G8 बन गया था। लेकिन रशिया ने जो क्रीमियन जो पेनिनसुला था, क्रीमियन आइलैंड जो था यूक्रेन का, वो अपने कब्जे में जब लिया था 2014 में, तो रशिया को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था और दोबारा से ये ग्रुप क्या बन गया था, G7 बन गया था। तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हैं। 7 कंट्रीज हैं। 1975 में पहली मीटिंग हुई थी, तब 6 मेंबर थे। 40% ग्लोबल जीडीपी, देखो इन 7 कंट्री की 40% ग्लोबल जीडीपी जो है वो इनकी है। 1/10 वर्ल्ड पॉपुलेशन है इनकी। और 2014 में रशिया को सस्पेंड कर दिया गया था ड्यू टू उन्होंने क्या किया था, क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। आप मैप में जाके देखिएगा, क्रीमियन आइलैंड एक बार यूक्रेन के बिल्कुल नीचे है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो समिट होता है ये एनुअली होता है, 2 दिन का होता है और हमेशा होता है, हर साल होता है। और जो कंट्री मेंबर हैं, बार बार इनका वेन्यू चेंज होता है। जो कंट्री मेंबर हैं उन्हीं की जगहों पे बार बार इनका जो है वो चेंज होता रहता है कि कौन होस्ट करेगी, तो बारी बारी हर कंट्री जो है उसको होस्ट करती है। ठीक है, और उसी जो कंट्री होस्ट करती है वही प्रेसिडेंट होती है उस साल की। जैसे अगर जर्मनी ने होस्ट किया तो जर्मनी इज द, मतलब आप बोल सकते हो प्रेसिडेंट है। फ्रांस ने होस्ट किया तो फ्रांस प्रेसिडेंट है। तो वैसे करके यहाँ पे होस्ट जो होती है ये
कंट्री वही होती है जो होस्ट कर रही है, ठीक है। इसके अलावा G7 मेंबर्स, आपको मैंने बता दिया 31% अब की जो इकोनॉमी है G7 मेंबर की, 31% ग्लोबल इकोनॉमी, 10% वर्ल्ड पॉपुलेशन, 21% ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी यही करती हैं। तो बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन भी यही कंट्रीज करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये आपके पास देखो ये किससे डील करता है। पहले तो ये चीजें थी कि कौन कौन कंट्री है, ये आपको बता रखा है ऑलरेडी मैंने, ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो रखी हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये किसके ऊपर बात करते हैं, कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज पे बात करते हैं। आप ये स्वतंत्रता, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा को लेके बात करते हैं, ये लोकतंत्र, डेमोक्रेसी बात करते हैं, जस्टिस पे बात करते हैं, इक्वालिटी पे बात करते हैं। आप बोल सकते हो कि डेवलपमेंट की बात होती है, मतलब जो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी बात करते हैं। ये सारे अब इनके मूल सिद्धांत हैं, प्रमुख सिद्धांत हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि इनके इनिशिएटिव जो था G7 का, इनका मेनली पहले जो था फोकस खुद के ऊपर था, लेकिन अब जो है वो ये सारा जो मैंने अभी बताया आपको हिंदी में, ये वही लिखा हुआ है कि अब ये जो है वो हर चीज पे जो है वो बात करता है। जैसे अभी सोवियत इराक ईरान वॉर जो हुई थी, सोवियत ऑक्यूपेशन जो इन्होंने अफगानिस्तान ले लिया था अपने कब्जे में, और अब भी जैसे यूक्रेन वॉर हो रही है, तो उसमें भी ये अपना जो है वो विचार देगा, कंसर्न करेगा, खुद ब खुद इसमें वो जो है वो चीजों को ठीक करने की कोशिश करेगा, रशिया से बात करने की कोशिश। तो ये सारी चीजें ये करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इनका एक रिस्पॉन्स था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये बात की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ काम करती है, कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं उनके अगेंस्ट जो टास्क फोर्स थी जो इन्होंने स्टैब्लिश करी थी, FATF जो है, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसका इनिशिएटिव है? ये इनिशिएटिव है G7 ग्रुप्स का। 1989 में इसको पेरिस में स्टैब्लिश किया गया था FATF को, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। G7 का एक और इनिशिएटिव है ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम, जिसके तहत क्या होगा हमारे पास कि हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है लेस कॉस्ट कार्बन फ्री बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ये प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। और अब जो है वो कोल का कम यूज होगा और इलेक्ट्रिसिटी जो होगी उसका प्रोड्यूस होगा 2025 तक। लेकिन अब जब दोबारा से इनका सबमिट हुआ है तो इन्होंने इसकी टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा दिया, 2035 कर दिया है। लास्ट सबमिट इनका कहाँ हुआ है G7 का? ये अभी रिसेंटली हुआ 26 to 28 जून, ये हुआ हमारे पास जर्मनी में हुआ है, ठीक है। आप देख लीजिएगा इसको। इसके बाद हमारे पास और क्या है, इसका ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ लर्न करने का, ठीक है। तो इसका ट्रिक जो है वो क्या है, जूस विद GF, ठीक है। जो कैपिटल लेटर दिख रहे हैं वही इसकी जो है वो मेन कंट्री हैं। ये जो डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे देखो, ये G7 है, इनके साथ रशिया मिल गया तो G8 हो गया, रशिया मिल गया तो क्या हो गया, G8 हो गया। और बाकी कंट्री जब मिल जाती हैं इनके साथ तो वो क्या है, G20। इनके बारे में हम अगले लेक्चर्स में जो हमारे आएंगे उनमें बारी बारी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम G7 की बात कर रहे हैं। तो इनका ट्रिक है जूस विद GF। जूस, J फॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जापान, U फॉर हमारे पास आ जाएगा US, I फॉर आ जाएगा इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड, G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस। तो आपको जो कैपिटल लेटर दिख रहे हैं वही हमारा ट्रिक है, जूस विद GF। तो आपको लर्न करने में इजी होगा। आई होप आपको G7 का सारी सिस्टम क्लियर हो गया है कि ये क्या करती है, और इसके जो इन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम के बारे में, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और इनका लास्ट समिट जर्मनी में हुआ है तो ये भी आपको क्लियर हो गया है। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू सो मच।